बुनियाद फिजिक्स क्लासेस। काफ़ी दिनों से आप लोगों को इंतज़ार था कि न्यूमेरिकल की क्लास कब होगी या अदर क्लासेस कब होगी। तो आज हम बात करते हैं, एक तो पहले पुरानी चीज़ें हम लोग क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में, और आगे के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से क्लासेस तो पॉसिबल है नहीं, स्कूल टाइम क्लासेस, बट ये क्लासेस चालू रहेगी। अभी स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी, जो कि कितने नंबर की है? 7 नंबर की। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने 7 नंबर में टोटल 4 चैप्टर है। कौन कौन से? विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग, विद्युत विभव, विद्युत धारिता। इनमें से ये जो पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये ऑलमोस्ट 8 लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ था। तो जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं वो 8 वीडियोस में ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार उनको देख लें, उसके बाद न्यूमेरिकल आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, सो अब हम लोगों ने स्टार्ट किया है गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। इसका भी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, आगे ऐसे ही हम लोग पढ़ते रहेंगे। लेकिन एक बात और, आज की ये क्लास स्पेशली उन लोगों के लिए है जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि न्यूमेरिकल की क्लासेस कब स्टार्ट होगी। ठीक है, वो भी जल्दी ही स्टार्ट होगी। आज मेन पर्पस ये है कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में विद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे उनका एक बार क्विक रिवीजन कर लिया जाए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं हम, तो इसकी खास बात क्या है कि देखिए, जहाँ विद्युत आता है, विद्युत का मतलब 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो वैद्युतिकी का मतलब क्या है कि वहां पर कौन सी चीजें आएगी? आवेश वहां पर आएगा। लेकिन साथ ही एक वर्ड और लिखा हुआ है, स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी जब भी पढ़ी जाती है उसमें आवेश सदैव स्थिर रहता है। प्लीज ध्यान दें, यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों चैप्टर में ये क्या होगा कि आवेश स्थिर रहेगा। आवेश स्थिर। कहाँ तक आवेश स्थिर रहेगा? 1, 2, 3 और 4, 4 पार्ट जब आप लोग पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युतिकी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट होगी, उसमें आवेश क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। देन हम जब सेकेंड यूनिट में आते हैं, इधर धारा वैद्युतिकी। धारा वैद्युतिकी मतलब धारा बहेगी। धारा कब बहेगी? जब आवेश गति करना प्रारंभ करेंगे। तो सेकेंड यूनिट में आवेश गतिशील होंगे। सेकेंड यूनिट में आवेश गतिशील होंगे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में क्या रहेंगे? आवेश स्थिर रहेंगे। फिर देखिए, विद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें पढ़ी उन पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट के 4 चैप्टर, चारों में क्या होगा? आवेश स्थिर रहेगा। जबकि सेकेंड यूनिट जो कि धारा वैद्युतिकी है, उसके अंदर 2 चैप्टर हैं। कौन कौन से? एक तो 5वां और एक छठा। 5वां चैप्टर है विद्युत धारा और छठा चैप्टर है विद्युत परिपथ। सो यहाँ आकर आवेश गति करने लग जाएगा। जैसा कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि आवेश अगर गति करता है तो 2 तरीके की गति संभव है। कौन कौन सी? देखिए, आवेश स्थिर है मतलब वेलोसिटी कितनी होगी? 0। और अगर आवेश गतिशील है तो वेलोसिटी नॉन जीरो होगी। अगर नॉन जीरो होती है तो 2 टाइप्स हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो v अपरिवर्तित रहे। वेग अपरिवर्तित रहे का मतलब क्या है कि वेग कैसा हो? कांस्टेंट रहे या नियत रहे या समय के साथ कोई भी चेंज नहीं हो। ठीक है। सेकंड, वेग परिवर्तित हो। तब क्या होगा? देखिए, 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। रिवाइज करते रहे, 11th के साथ साथ चलती रहेगी। तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है। तो यदि वेग अपरिवर्तित है तो त्वरण कितना होगा? एज यूजुअल 0। ठीक है, और यदि वेग परिवर्तित है तो त्वरण क्या होगा? नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब कोई ना कोई वैल्यू उसकी प्राप्त होगी। वैल्यू कितनी होती है वो डिपेंड करता है
कि कौन सी सिचुएशन में आप लोग उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 बातें काम में ली जाएंगी। देखिए, अगर वेग 0 है तो हम क्या कहेंगे, स्थिर आवेश। ठीक है, देन अगर वेग अपरिवर्तित है मतलब त्वरण शून्य है तो इसको हम कहेंगे गतिशील आवेश। और यदि आवेश गतिशील तो है परंतु परिवर्तनशील वेग से गतिशील है यानी कि त्वरण मिलता है, उसको हम लोग कहेंगे त्वरित आवेश। ठीक है, समझ में आई बात। एक होगा स्थिर आवेश जहां पर वेग 0 होगा, एक होगा गतिशील आवेश। गतिशील आवेश का मतलब गतिशील तो है लेकिन वेग उसका समय के साथ अपरिवर्तित है, त्वरण उसका कितना है, 0। देन हम कहेंगे त्वरित आवेश। त्वरित आवेश का मतलब क्या होगा कि वेग परिवर्तनशील होगा और ए नॉन जीरो होगा, यानी कि कुछ ना कुछ त्वरण उसका रहेगा। तो जैसे ही आवेश गति करता है तो वो कुछ ना कुछ प्रभाव उत्पन्न करता है। हम लोगों ने आवेश की परिभाषा में पहले ही पढ़ा था कि आवेश क्या है, किसी वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु विद्युतीय व चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि आवेश स्थिर है तो क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, आवेश अगर गतिशील आवेश है तो क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, और आवेश अगर त्वरित आवेश है तो क्या प्रभाव उत्पन्न होगा। ठीक है, देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे। यदि आवेश स्थिर है, आवेश स्थिर होने का मतलब क्या है, v बराबर 0। तो जब वेग 0 होता है, आवेश स्थिर होता है, तो वह सदैव विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, सदैव विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, देन बात करते हैं गतिशील आवेश की। गतिशील आवेश में क्या होगा, v नॉन जीरो होगा बट a बराबर 0। तब कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। और यदि आवेश कैसा है, त्वरित आवेश। त्वरित आवेश का मतलब v नॉन जीरो और a भी नॉन जीरो, तब क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत क्षेत्र भी चलेगा और यहाँ पर सदैव उत्पन्न होती है विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो ये सभी हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, यूनिट्स आगे बढ़ती जाएगी, हम लोग इन आवेशों को पढ़ते जाएंगे। अभी रिसेंटली 4 चैप्टर में सिर्फ ये पढ़ना है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा लिस्ट डाउन कर लेते हैं। आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई हो, अगर नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई है, उस पर दोबारा वीडियो बना के या फिर अदर किसी टाइप से आपकी हेल्प की जा सकेगी। ठीक है, सो प्लीज इन्फॉर्म मी। स्थिर वैद्युतिकी फर्स्ट चैप्टर, विद्युत क्षेत्र। पढ़ा क्या क्या था, सबसे पहले पढ़े थे आवेश। आवेश में क्या क्या पढ़ा, परिभाषा, व्यक्त करने का तरीका, मात्रक और विभव। मेरे साथ साथ रिपीट करते जाएंगे। परिभाषा क्या थी,
किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। ठीक है। देन मात्रक क्या था? कूलॉम। मात्रक था कूलॉम। व्यक्त कैसे किया जाता है? C से। ठीक है। 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं I बराबर Q/T। तो Q बराबर क्या मिलता है? IT। I का मात्रक एम्पियर होता है। कहाँ से? 11th क्लास में आप लोगों को जब मूल मात्रक पढ़ाए गए थे तो उनमें धारा का मात्रक एम्पियर बताया जा चुका है। तो I होगा एम्पियर और T होगा सेकंड। तो कूलॉम को व्यक्त करने का अन्य तरीका क्या है? एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक है। विमा की बात की जाए तो विमा क्या होती है? M0 L0 T1 A1, ये होगी विमा। ठीक है। उसके बाद देखिए आवेश की परिभाषा हो गई, मात्रक हो गई, विमा हो गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आवेश एक सदिश राशि होती है या अदिश राशि होती है। सदिश राशि या अदिश राशि। तो ध्यान दें, आवेश अदिश राशि होती है। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि। ठीक है। एक तरीका और है देखने का, एम्पियर इंटू सेकंड। तो इसमें कौन कौन चीजें आ रही है? धारा आ रही है, समय आ रहा है। समय क्या होती है? अदिश राशि। और विद्युत धारा भी क्या है? अदिश राशि है। जबकि सभी परिपथों में हम लोग विद्युत धारा की दिशा जरूर प्रदर्शित करते हैं, लेकिन फिर भी ये अदिश राशि है। क्यों है? ये बात आप लोगों को 11th में बताई थी। एक अपवाद के रूप में है। कैसे? कि दिशा तो प्रदर्शित की जाती है, लेकिन किसी भी राशि के सदिश होने के लिए दो बातें जरूरी होती है। कौन सी? एक तो वो दिशा प्रदर्शित करती हो और दूसरी वो सदिश योग के सभी नियमों का पालन करती हो। तो ये जो विद्युत धारा ऐसी राशि है जो सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। सदिश योग के कौन कौन से नियम थे? त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, बहुभुज नियम। तो ये क्या है? ये उन चीजों का पालन नहीं करती है, इसलिए विद्युत धारा को सदैव अदिश राशि में कंसिडर किया जाता है। सो अदिश इंटू अदिश, तो राशि क्या मिलेगी? अदिश की मिलेगी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे आवेश के गुण। आवेश के गुण कौन कौन से थे? आवेशों की योज्यता, आवेशों की निश्चलता, आवेशों का संरक्षण और आवेशों का क्वांटीकरण। ये 4 गुण हम लोगों ने पढ़े थे। डिटेल में समझने के लिए पुराने वीडियोस देखें। अभी थोड़ी सी क्विक रिवीजन क्लास है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। सो प्लीज कॉपरेट। आवेशों के गुण कौन कौन से थे? योज्यता, निश्चलता, संरक्षण और क्वांटीकरण। उसके बाद इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि स्थिर आवेश है तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो पाठ में हम लोगों ने आवेश के बाद क्या पढ़ा था? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र पढ़ा। विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ने के बाद विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़े। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। उसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा? दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाले कूलॉम बल को पढ़ा। कूलॉम बल का सदिश निरूपण पढ़ा। अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा। अध्यारोपण अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा। उसके अलावा हम लोगों ने बात की, देखिए कूलॉम बल जो कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल होता है, उसके बारे में पढ़ा। उसका सदिश निरूपण पढ़ा, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा, विद्युत क्षेत्र पढ़ा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ी, उनके गुण पढ़े और साथ ही पढ़ी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे व्यक्त की जाती है? E। सूत्र क्या होगा? F/Q0। मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलॉम। ये सभी चीजें हम पढ़ चुके हैं।
उसके अलावा एक बात और कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव पढ़ने के बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। विद्युत क्षेत्र कौन कौन से थे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव। उसके अलावा क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव फॉर्मूला क्या था, P बराबर Q इंटू 2A और मात्रक क्या था, कूलम इंटू मीटर। उसके बाद हम लोगों ने इस विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न तीव्रताओं के सूत्र पढ़े। जो सूत्र क्या थे, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर तीव्रता E बराबर थी Kp अपॉन R क्यूब और अक्षीय रेखा पर थी 2Kp अपॉन R क्यूब और निरक्षीय रेखा पर थी E बराबर Kp बट्टा R क्यूब। सो पूरे चैप्टर को रिवाइज करें एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट।